हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म एंड यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे रशिया ने अपनी सोसाइटी को कम्प्लीटली बदल दिया था, एक सोशलिस्ट देश बनकर, जहाँ पर सब बराबर हैं और प्रोडक्शन था पब्लिक वेलफेयर के लिए। लेकिन क्या आप जानते हो, इस रेवोल्यूशन का असर सिर्फ रशिया तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे रशियन रेवोल्यूशन ने दुनिया भर में नए मूवमेंट्स, नए आइडियाज और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को प्रेरणा दी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड USSR। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है हमारा फर्स्ट इसमें। तो बच्चों ध्यान से सुनो, क्या है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 सिर्फ रशिया के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट नहीं था, बल्कि इस रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया पर अपना एक गहरा और लंबा असर छोड़ा था। सोचो जरा, एक देश जहां पहले राजा रूल करता था, अब वहां आम लोग, वर्कर और पीजेंट ने अपना हक ले लिया है। ये बात दुनिया के हर कोने में एक नई उम्मीद बन के निकली थी कि अगर सब लोग इकट्ठे होके कुछ करें तो कुछ भी चेंज करना मुश्किल नहीं है। रशिया में यही था ना, पहले मोनार्की रूल था, जो किंग ने बोला वही फाइनल, कोई उसका अपोज नहीं करेगा। लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे, बेसिक नीड्स तक फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, है ना। और अब वहाँ पर क्या हो रहा है, आम लोग और वर्कर और जो पीजेंट्स की काउंसिल वगैरह बनी हुई है, सारी चीजें इनके हाथ में है। लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने द्वारा काम कर रहे हैं। दुनिया भर में ये बात फैल गई थी कि अगर रशिया में आम लोग मिलकर अपना सिस्टम बदल सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। रशियन रेवोल्यूशन ने दुनिया को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और आइडियोलॉजिकली तीनों तरह से चेंज किया था। पॉलिटिकली कैसे चेंज किया, मोनार्की का एंड होना, ये एक पॉलिटिकल चेंज में आएगा। इकोनॉमिकली प्राइवेट प्रॉफिट की जगह पब्लिक वेलफेयर का आइडिया लाया गया था। और आइडियोलॉजिकली मतलब सोशलिज्म और इक्वालिटीज के आइडिया जो थे वो दुनिया भर में फैल गए थे, दुनिया भर में स्प्रेड हो गए थे। तो सिंपली क्या है, ये रिवॉल्यूशन सिर्फ रशिया की ही नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया था, एक आइडियल जिसको बोलते हैं ना, जिससे हमें प्रेरणा मिल रही है, जो देख के वो साबित हुआ था कि अगर यहाँ पर आम लोग मिलके इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं। आइए देखते हैं कैसे कैसे इसमें चेंज हुए। इसके कुछ की पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। सोशलिस्ट के आइडियाज कैसे फैले रशिया में। तो बच्चों देखो क्या हुआ, रशियन रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा असर क्या हुआ था, यही कि सोशलिस्ट आइडियाज का स्प्रेड होने लगा था। मतलब सोसाइटी में इक्वालिटी और सबके लिए एक जैसे राइट्स का बोलबाला होने लगा था कि हर किसी को इक्वल राइट, इक्वल फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और फिर बोल्शेविक की सक्सेस ने भी लोगों को एक नई उम्मीद दी थी। बोल्शेविक, लेनिन और उसकी पार्टी, इन्होंने भी लोगों को एक नई उम्मीद दी थी। लोगों ने देखा कि अगर रशिया में वर्कर्स और पीजेंट मिलकर एक मोनार्की या फिर पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम को हिला सकते हैं, गिरा सकते हैं, तो दुनिया के दूसरे देश भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, उन्हें भी सक्सेस जरूर मिलेगी। फिर लोगों के मन में भी ये होने लग गया कि यहाँ पे भी तो आम लोगों ने मिलके ही इतना बड़ा चेंज लाया है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम सब भी एकजुट होकर कुछ करेंगे तो हमारे देशों में भी जरूर ये मोनार्की रूल खत्म हो जाएगा। और रशिया के इन्हीं आइडियाज से इंस्पायर होकर अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी, जैसे कि चाइना, जर्मनी और इंडिया में भी अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी थी। सब जगह लोग एक ही बात कह रहे थे, हम भी चाहते हैं कि सोसाइटी एक जैसी हो, सबके साथ व्यवहार इक्वली किया जाए, किसी को बड़ा छोटा ना समझा जाए। क्या मतलब, देखो सभी लोग डिमांड करने लगे थे कि हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां पर सब बराबर हो, कोई रिच या पुअर ना हो, और जहां पर इंडस्ट्री और जमीन लोगों के कंट्रोल में हो, ना कि कुछ स्पेसिफिक अमीर लोगों के पास। तो इसी तरह रशियन रेवोल्यूशन के बाद सोशलिज्म और इक्वालिटी के आइडियाज दुनिया भर में कोने कोने तक फैलने लगे थे। आगे समझ, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया है, ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी।
तो बच्चों, रशियन रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा पॉलिटिकल असर क्या हुआ था? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स का ग्रोथ होना। कैसे? देखो, यूएसएसआर में एक नया मॉडल क्रिएट किया गया, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां पर जमीन, फैक्ट्री और रिसोर्सेज सब लोगों के लिए काम कर रहे थे, ना कि कुछ अमीरों को फायदा मिले इसलिए वो काम कर रहे थे। और इसी मॉडल ने, जो रशिया में ये मॉडल बनाया गया, इसी मॉडल ने दुनिया के काफी देशों को इंस्पायर किया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज थी जहां पर उन्होंने सोशलिज्म को अपनाना शुरू कर दिया था, जिसमें इंक्लूड है हमारी ईस्टर्न यूरोप, चाइना, क्यूबा और वियतनाम जैसे कई देश। सबने सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट को अपना लिया था। लेकिन इसके बाद दुनिया दो ग्रुप्स में, दो कैंपस में बांट दी गई थी। एक साइड था हमारा कैपिटलिस्ट यूएसए और दूसरी तरफ था कम्युनिस्ट यूएसएसआर, आज का रशिया हम जिसे बोलते हैं। और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा समय, दैट इज कोल्ड वॉर, जहां पर दोनों कंट्रीज अपनी अपनी आइडियोलॉजी, कौन कौन सी, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, इन दोनों चीजों को वो दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करने लगे। तो बच्चों, इसी तरह रशियन रेवोल्यूशन ने सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पॉलिटिकल मैप को भी चेंज कर दिया था। आया समझ? रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ, ओवरऑल यही है कि रशियन रेवोल्यूशन सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक सिंगल कंट्री का रेवोल्यूशन नहीं था, बल्कि वर्ल्ड वाइड इसने चेंजेस किए थे। फिर चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो और फिर चाहे पॉलिटिकली। आ गया समझ? आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है हमें, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज। तो बच्चों, रशियन रेवोल्यूशन का असर सिर्फ यूरोप तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसका इम्पैक्ट एशिया, अफ्रीका, यहाँ की कॉलोनियल कंट्रीज पर भी बहुत ही गहरा पड़ा था। देखो, उस टाइम पे बहुत सारे देश जैसे कि इंडिया, चाइना, वियतनाम, इजिप्ट अभी भी ब्रिटिश, फ्रेंच जैसे इंपीरियल पावर के अंडर थे, उनके गुलाम थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रशिया में आम लोगों ने, वर्कर और पीजेंट्स ने इतनी बड़ी सरकार को हिला दिया, तो उन्हें भी लगा अगर रशिया में हो सकता है तो हमारे देश में भी हो सकता है। अगर सब मिलके कोशिश करें तो सफलता जरूर मिलेगी। रशियन रेवोल्यूशन ने उन लोगों को एक नई सोच दी, नई हिम्मत दी, फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस के लिए लड़ने की नई सोच दी। अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में भी रिवॉल्यूशन का असर क्लियरली दिखाई दे रहा था। कैसे? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो उन्होंने सोशलिस्ट और मार्क्सवाद आइडिया से डीपली वो लोग इंस्पायर हुए कि हम लोग भी कोशिश कर सकते हैं। उन लोगों ने भी ये सोचा कि आज़ादी सिर्फ ब्रिटिश से छुटकारा नहीं है, भाई ब्रिटिश को हमने अपने देश से भगा दिया तो हम आज़ाद हो गए, अब हम नॉर्मली रह सकते हैं जैसे रहना, ये सिर्फ नहीं है, बल्कि आज़ादी का मतलब है सामाजिक बराबरी और एक गरीबी मुक्त समाज बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण हमें करना होगा जहाँ पर रिच पुअर के बीच में कोई गैप ना हो, अमीर गरीब कोई बड़ा छोटा कुछ ना हो, सबको इक्वल समझा जाए, सबको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। तो बच्चों, रशियन रेवोल्यूशन ने एक तरह से पूरी दुनिया के फ्रीडम मूवमेंट्स को एक नई एनर्जी दे दी थी कि हाँ, अगर यहाँ हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और इसी के साथ रशियन रेवोल्यूशन ने लोगों में ये भरोसा भी जगाया कि चेंज पॉसिबल है, अगर कोशिश की जाए तो बदलाव हो सकता है। आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें पॉइंट, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। तो बच्चों, रशियन रेवोल्यूशन का एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट विच इज इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, पूरी दुनिया का इकोनॉमी का सिस्टम और सोशल सिस्टम का चेंज होना। देखो, जब ग्लोबली ये बात फैल गई कि रशिया में सरकार ने इंडस्ट्रीज, लैंड्स और बैंक सब अपने कंट्रोल में ले लिया है, सब चीजों को नेशनलाइज कर दिया है और लोगों के वेलफेयर के लिए काम स्टार्ट कर दिया है। जो भी काम हो रहा है, चाहे वो बैंक्स में हो, चाहे लैंड्स पर हो, वो सब पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोगों के वेलफेयर के लिए हो रहा है। तो बहुत सी और कंट्रीज ने भी ये मॉडल फॉलो करना शुरू कर दिया था। अलग अलग कंट्रीज में भी ये चीज हो गई ना, भाई वहाँ हो सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। अगर कोशिश की जाए तो सक्सेस भी जरूर मिलेगी। अलग अलग कंट्रीज ने अपने यहाँ पर
लैंड रिफॉर्म्स लगाए, जमीन को जो कुछ लोगों के हाथों में थी उन्हें पीजेंट्स में बांटा गया। अदर कंट्रीज में भी ऐसा ही था ना, जो जमीन है रिच लैंडलॉर्ड्स के पास थी तो उस जमीन को लोगों के हाथों से लेकर पीजेंट्स में बांट दिया गया, सभी किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। साथ ही वर्कर्स के राइट्स पर भी ध्यान दिया गया कि वर्कर के क्या राइट होने चाहिए, क्या जरूरी है और क्या नहीं। और इसी रिफॉर्म के चलते अदर कंट्रीज में जो ये रिफॉर्म्स हो रहे थे रशिया को देखते हुए, इसी के चलते वर्कर्स के वर्किंग आवर्स को भी कम किया गया, उनकी सैलरी, उनकी वेजेस को इंक्रीज किया गया और जॉब सिक्योरिटी पर भी फोकस किया गया। एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। फ्री और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश किया कि भाई हम भी आप एजुकेशन पर फुल फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कंट्री में पढ़े लिखे लोग होंगे तो उस कंट्री में डेवलपमेंट इजीली होगा। तो इसीलिए एजुकेशन पर भी फोकस किया गया ताकि हर बच्चे को पढ़ाई का इक्वल मौका मिल सके। फ्री एजुकेशन सिस्टम जो दिया गया, किस लिए दिया गया? ताकि हर बच्चा बिना किसी भेदभाव के वो इजीली पढ़ सके और कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। और सबसे बड़ी बात क्या थी? गवर्नमेंट ने समझा कि उनका काम सिर्फ रूल करना नहीं है, बल्कि जो गरीब और जो वर्किंग क्लास के वेलफेयर के लिए काम करना, उनका जिम्मा लेना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि हमने सरकार बना दी बस जी हमारा काम हो गया, नहीं, आपको एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पर गरीबी बिल्कुल ना हो, पॉवर्टी खत्म हो जाए और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, तो इसी तरह रशियन रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया में सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की सोच को जिंदा कर दिया था। सब लोगों को लगने लगा था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना, फ्रीडम मिलना और सबको बराबर राइट मिलना, ये हमारा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये उन्हें मिलना ही चाहिए। आगे समझ, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है हमें। इमर्जेंस ऑफ द यूएसएसआर एज अ सुपर पावर। तो बच्चों, रशियन रेवोल्यूशन के बाद एक और सबसे बड़ा जो चेंज था वो था यूएसएसआर का एक सुपर पावर के रूप में उभरना। कैसे और क्या हुआ? देखो, रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया ने अपने आप को पूरी तरह चेंज कर लिया था। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया था और गवर्नमेंट ने बैंक्स को, लैंड्स को और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इसको अबॉलिश करते हुए सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। फिर क्या हुआ? लेनिन और बाद में था स्टालिन, इन्होंने शुरू किए 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना, जिसमें एक एक साल का एक एक अलग अलग टारगेट फिक्स रखा इन्होंने, जैसे कितना स्टील बनाना है, कितनी कॉयल प्रोड्यूस करनी है और किस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट करना है, किस चीज की क्या प्रोडक्शन होगी। और इसी प्लानिंग की वजह से यूएसएसआर ने कुछ ही सालों में अपने इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। जब हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से होगी, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगी, तो बहुत अच्छी तरीके से चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो इसी प्लानिंग के चलते रशिया ने अपना इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक बेस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो दुनिया के 2 सुपर पावर्स बन चुके थे। एक तरफ था कैपिटलिस्ट यूएसए और दूसरी तरफ था हमारा सोशलिस्ट यूएसएसआर। पूंजीवादी तो यूएसए और समाजवादी रशिया। यूएसएसआर, रशिया ने अपने आप को एक मजबूत और सेल्फ रिलायंट देश बना लिया, जहां पर सब कुछ प्लानिंग के बेसिस पर होता था। कोई भी चीज करनी है वो प्रॉपर प्लानिंग करके कि कैसे क्या करना है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब पॉइंट्स को देखते हुए फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता था। और इसी वजह से वो दुनिया का एक बड़ा सुपर पावर बन गया था। आगे समझ, आगे देखो हमारा इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या था ओवरऑल इस पूरे टॉपिक में। देखो तो बच्चों, अब हम पूरे रशियन रेवोल्यूशन को अगर समझे तो ये सिर्फ एक देश का तो बदलाव था नहीं, बल्कि ग्लोबली इसने लोगों की सोच को बदल दिया था। इसी रेवोल्यूशन ने दुनिया को दिखाया कि एक समान और न्यायपूर्ण समाज कैसा हो सकता है।
एक न्यायपूर्ण समाज जहां पर सबके पास बराबरी का मौका हो और प्रोडक्शन सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके हित के लिए हो, सबके वेलफेयर के लिए हो। इसी से मॉडर्न सोशलिस्ट मूवमेंट्स जन्मे और कई कॉलोनियल कंट्रीज ने भी अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था और दुनिया भर की पॉलिटिक्स पर भी इसका बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा था। हाँ, और आगे चलकर इस सिस्टम ने अपनी कुछ चुनौतियां भी देखी, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन ने ये साबित कर दिया कि लोगों के एकजुट होने से पुरानी मोनार्की को, पुराने किसी भी लंबे टाइम से चले आ रहे सिस्टम को गिराया जा सकता है और एक नए सामाजिक ऑर्डर को तैयार किया जा सकता है, एक नया समाज तैयार किया जा सकता है। एक ऐसी समाज, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हर कोई इक्वल हो, हर किसी को फ्रीडम हो, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, काम लोगों के वेलफेयर के लिए हो रहा हो, ना कि किसी पर्सनल या इंडिविजुअल पर्सन के प्रॉफिट के लिए। आ गया समझ? तो बच्चों, ये थी हमारी यूनिट नंबर 2, सोशलिज्म इन रशिया एंड द रशियन रेवोल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये यूनिट अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।